हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी का स्वागत है विशेष फिजिक्स की ऑनलाइन क्लास में। तो आज हम जो बात करने जा रहे हैं, टॉपिक है आपके पास न्यूक्लियर स्पिन सांख्यिकी। यानी स्पिन आप जानते हो क्या होती है। स्पिन क्या होती है? एक तो जैसे कोई पार्टिकल होता है, जैसे आप कोई भी दो तरह की गति मानते हो, आपने नाम सुना होगा। यदि नाम सुना है तो एक तो जे, एक एल और एक एस, तीनों नाम सुने हुए लगभग आपने फर्स्ट ईयर में। जे क्या होता है आपका? टोटल एंगुलर मोमेंटम। क्या होता है? टोटल एंगुलर मोमेंटम। एल क्या होता है? ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम या कक्षीय कोणीय संवेग। एक तो जिसे बोलते हैं कक्षीय कोणीय संवेग, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, वो किससे उत्पन्न होता है? जब कोई पार्टिकल कक्षीय गति करता है, जब कोई पार्टिकल ऑर्बिटल मोशन करता है, यानी अलग अलग कक्षा में क्या करता है, कोई इलेक्ट्रॉन होता है नाभिक के चारों ओर राउंड लगाता है, तो अलग अलग कक्षाओं में लगाता है, वो उसकी क्या कहलाएगी? उसकी ऑर्बिटल मोशन कहलाएगा। इसका मतलब वो क्या है, आपकी एक तरह से कक्षीय गति है और उसके कारण जो भी संवेग उत्पन्न होता है वो क्या कहलाएगा? कक्षीय कोणीय संवेग। और जो नेक्स्ट की बात करते हैं अपन एस की। एस क्या है आपके पास? चक्रण गति। अब ये चक्रण गति कैसे होती है? चक्रण गति क्या होता है? उसका एक अक्ष फिक्स रहता है और ऊपर से वो क्या करता है? रोटेट करता रहे, तो वो क्या कहलाती है? आपकी एक तरह से चक्रण गति कहलाती है। तो स्पिन की बात करते हैं तो आज आपके पास यही टॉपिक है, न्यूक्लियर स्पिन सांख्यिकी। तो देखो, जब न्यूक्लियर की बात कर रहा है तो न्यूक्लियर में क्या आएगा? इलेक्ट्रॉन भी आएगा, प्रोटॉन भी आएगा, न्यूट्रॉन भी आएगा, तीनों चीज आएगी। और इलेक्ट्रॉन नाभिक आएगा या इलेक्ट्रॉन आएंगे, और नाभिक क्या है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना है। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के लिए क्या आएंगे आपके पास? टोटल जो समवितरण फलन आ रहा था, जैसे स्टैटिक्स आ रही थी आपकी फर्मी डिराक बोस-आइंस्टीन, उसमें कैसे आ रहे थे आपके पास? समवितरण फलन आ रहे थे। तो सेम वही कंसेप्ट से क्या आ रहे हैं, यहाँ पर भी समवितरण फलन आ रहा है। और यहाँ पे लास्ट में जाके क्या कर रहा है? ऑर्थो और पैरा हाइड्रोजन को भी शो कर रहा है, यानी ऑर्थो और पैरा हाइड्रोजन क्या होते हैं उसे भी अपन जानेंगे। तो देखो, सबसे पहले आप जानते हो कि सबसे पहले आपका टॉपिक हो जाएगा न्यूक्लियर स्पिन सांख्यिकी। अब देखो, यहाँ पे यदि आपको कोई कोणीय संवेग निकालना हो तो कोणीय संवेग यदि मैं बात करता हूँ, यदि आपको एल के लिए निकालना हो, याद दिला रहा हूँ, कुछ पुरानी बातें याद दिला रहा हूँ। एल के लिए निकालना हो तो कैसे निकालते हो आप? उसका फॉर्मूला क्या होता है? एल प्लस 1 एच कट, इस तरीके से निकालते हो। यदि एस के लिए निकालना हो तो कैसे निकालते हो आप? एस प्लस 1 एच कट। ये किसका हो गया? ये हो गया कैपिटल एल का, ये हो गया कैपिटल एस का। यदि आपको टोटल के लिए निकालना हो तो क्या? जे इज इक्वल टू क्या होता है? आप जानते हो जे इज इक्वल टू क्या होता है? एल प्लस एस होता है। ये सब आपने पढ़ रखा है फर्स्ट ईयर में। तो ये क्या दिखाता है? जे इज इक्वल टू एल प्लस एस। इसमें केवल डिफरेंस क्या आएगा? इस डेरिवेशन में डिफरेंस आएगा समवितरण फलन का, तो वो मैं आपको जब भी आएगा बताऊंगा। तो ये चीजें तो आप इतनी जानते हो। तो इसी के बेस को स्टार्ट लेते हुए, इसी को साथ लेते हुए अपन क्या करते हैं? इस डेरिवेशन को स्टार्ट करते हैं। तो देखो, डेरिवेशन को समझो एक बार। क्या बता रहा है यहाँ पे कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो चक्रण कोणीय संवेग होगा। अब बात करते हैं अपन किसकी? यदि ये नाभिक की बात करता है तो आप जानते हो कि नाभिक किससे मिलकर बना है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। नाभिक में क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन धन आवेशित, न्यूट्रॉन उदासीन होता है। तो जो नाभिक की बात करता है तो ये क्या होगा? प्रोटॉन तथा चक्रण न्यूट्रॉन का क्या हो गया? चक्रण कोणीय संवेग, यानी स्पिन एंगुलर मोमेंटम। इस चक्रण कोणीय संवेग का मीनिंग क्या है? स्पिन एंगुलर मोमेंटम। तो ये स्पिन एंगुलर मोमेंटम कितना होगा उसकी बात करते हैं तो ये मैंने बताया आपको कितना होता है? एस इज इक्वल टू एस प्लस 1 अंडर रूट में, और एच कट क्या इसके बाहर है। अब यदि मैं टोटल कोणीय संवेग की बात करूं तो ये भी आप जानते हो, टोटल कोणीय संवेग किसके बराबर होता है? जे इज इक्वल टू एल प्लस एस। तो ये क्या होगा आपका? कुल कोणीय संवेग। ये क्या होगा? कक्षीय कोणीय संवेग। और ये क्या होगा आपका? चक्रण कोणीय संवेग। टोटल एंगुलर मोमेंटम, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम और स्पिन एंगुलर मोमेंटम, ये भी आप जानते हो। तो यहाँ पे मैंने लिख रखा है, देखो, एल क्या है? कक्षीय कोणीय संवेग। एस क्या है? चक्रण कोणीय संवेग या स्पिन चक्रण कोणीय संवेग। अब यदि मैं टोटल के लिए बात करूं तो टोटल के लिए बात करता हूं मैं, इन दोनों को कंप्लीट रूप से नाम दे देता हूं। नाभिक के लिए आई, क्या दे देता हूं? आई। तो देखो, यहाँ पे मैंने लिखा है कि नाभिकीय चक्रण कोणीय संवेग का मान कितना होगा। यदि मैं मान लेता हूं कि कोई आई वाली टर्म है, वो क्या है? नाभिक का चक्रणीय कोणीय संवेग है, तो वो क्या हो जाएगा आपके पास? आई इज इक्वल टू अंडर रूट आई प्लस 1 और एच कट होगा। अब यहाँ पे देखो, आपको वैल्यू निकालनी आती है। यदि आई की वैल्यू में 0 लेता हूँ, 1 लेता हूँ, 2 लेता हूँ, तो जो अपन एक फॉर्मूला देते हैं, जैसे आपने सुना होगा एम जे एल या एम एल, यदि आपने सुना है कहीं पे, तो क्या होता था? एक तो जे होता था और एक एम जे की वैल्यू। यदि जे की वैल्यू 1 है तो एम जे की वैल्यू आप कैसे निकालते थे? 2j प्लस 1 से। 0 होता था तो कैसे निकालते थे? 2j प्लस 1 से। इसकी वैल्यू कितनी आती थी? यदि 1 है तो 3 वैल्यू आती थी। तो 3 कौन सा होगा? -1, 0 और 1 होता था। 0 होता तो यहाँ पे क्या आता? केवल 1 आता, तो वैल्यू कितनी होती? 0 होती। सेम वही कंसेप्ट है।
केवल क्या यूज लिया है यहाँ पे, आई यूज लिया है। तो देखो आई के जो संभावित मान होंगे कितने होंगे, आई इज इक्वल टू 0 के लिए कितना होगा 2i प्लस 1, कितना आएगा 0 रखोगे तो कितना आएगा 1, तो 1 मान कितना होगा केवल 0। आई इज इक्वल टू 1 रखोगे तो कितने मान आएंगे, टोटल 3 मान आएंगे। तो 3 मान आएंगे तो कौन कौन से होंगे, -1, 0 और 1, तो ये -1, 0 और 1। यदि i इज इक्वल टू 2 के लिए कितने मान आएंगे, 2i प्लस 1, तो 2i प्लस 1 टोटल कितने होंगे 5, तो -1, -2, 0, 1 और 2, ये i के क्या हो जाएंगे, संभावित मान हो जाएंगे। अब यदि मैं बात करता हूँ मेन कंसेप्ट में आता हूँ जो आपका स्टैटिक्स कहती है, तो स्टैटिक्स में जो आपका नाभिकीय ऊर्जा स्तर का संबंध है, जैसे आपके पास फर्मी डिराक का था, बोस-आइंस्टीन का था, मैक्सवेल बोल्ट्जमान का था, उसी प्रकार से आपका क्या आ रहा है, इसका जो घूर्णीय ऊर्जा स्तर होगा वो क्या कहलाएगा, जे प्लस 1 h कट स्क्वायर 8 पाई स्क्वायर और आई नॉट, क्या कहलाएगा, जे प्लस 1 h कट स्क्वायर 8 पाई आर स्क्वायर और आई नॉट। अब यहाँ पे देखो ये सब क्या क्या है, जे तो यहाँ पे क्या है, जे यहाँ पे है घूर्णीय क्वांटम संख्या, जे यहाँ पे क्या है, रोटेशनल क्वांटम नंबर या घूर्णीय क्वांटम संख्या, ध्यान रखना जे क्या है, रोटेशनल क्वांटम नंबर या घूर्णीय क्वांटम संख्या। यहाँ पे ये जो आई है, आई क्या होता है, आई होता है रिड्यूस, आई क्या होता है आपके पास, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। आपने सुना होगा कोई भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया जनरल फॉर्म क्या होती है, आई इज इक्वल टू म्यू आर स्क्वायर, म्यू उसका क्या होता है, रिड्यूस मास होता है, तो यही सेम कंसेप्ट है। तो देखो ये आई नॉट क्या है, रिड्यूस मास, जे क्या है आपका रोटेशनल क्वांटम नंबर, और बाकी तो इसमें ये सब कांस्टेंट है, एच कट कांस्टेंट है, 8 पाई स्क्वायर कांस्टेंट है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, इसी से आपको क्या निकलेगा, इसका फाइनल आंसर निकलेगा। तो ये क्या, इसका ऊर्जा स्तर का संबंध है, तो इसकी जो एनर्जी होती है वो क्या होती है, जे प्लस 1 एच कट स्क्वायर अपॉन में 8 पाई स्क्वायर आई नॉट, ठीक है। आई नॉट क्या है यहाँ पे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, और आई नॉट की जनरल फॉर्म क्या होती है, आई इज इक्वल टू म्यू आर स्क्वायर, म्यू क्या होता है, रिड्यूस मास या सम्मानित द्रव्यमान। अब मैं क्या करता हूं, आप ये भी जानते हो कि जो घूर्णन सम्मिश्रण फलन था, जैसे अपने पास पहले भी लिया था अपने सम्मिश्रण फलन, तो जब घूर्णन के लिए बात करेंगे तो इसका सम्मिश्रण फलन कितना आएगा, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि जेड घूर्णन आता है वो कितना आता है, 2j प्लस 1 e की पावर माइनस ei अपॉन में kt। वैसे e की पावर ei अपॉन में kt तो आप पहले से ही जानते हो, इसमें एक्स्ट्रा क्या आया आपके पास 2j प्लस 1 आया है। तो जो घूर्णन क्वांटम का सम्मिश्रण फलन होगा, जो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन होगा वो क्या होगा, सिग्मा 1 से n। अब ये सिग्मा क्यों आएगा, क्योंकि सतत रूप से है तो क्या आएगा, सिग्मा आएगा 2j प्लस 1 e की पावर माइनस ei अपॉन में kt। अब देखो ei की वैल्यू है, यानी IV स्टेट में एनर्जी, तो ei की वैल्यू क्या है आपके पास, जे प्लस 1 h कट स्क्वायर 8 पाई स्क्वायर आई नॉट है। तो देखो ये वाली 2j प्लस 1 ऐसे का ऐसे रख दिया, E था तो E का मैंने क्या लिख दिया एक्सपोनेंशियल, और जो माइनस का EI था माइनस लगा दिया यहाँ पे, और जो EI की वैल्यू थी तो ये मैंने क्या लिख दी, पूरी EI की वैल्यू लिख दी, तो ये EI की वैल्यू आ गई, और जो 1 अपॉन में KT था ये क्या आ गया, 1 अपॉन में KT आ गया। यहाँ तक किसी को कुछ डाउट नहीं होगा। ये जो एनर्जी थी ये किस में रखी है, अपन ने सम्मिश्रण वाले फॉर्मूले में रखी है। अब क्या करना है, यदि J का मान सतत रूप से बढ़ रहा है, अब यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि J कंटिन्यूस है, कंटिन्यूस फंक्शन है, इसका मान इसकी वैल्यू बढ़ने पर बढ़ा ही रहा है, J बढ़ता ही जा रहा है, तो अपन क्या इसको इंटीग्रेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। जब कंटिन्यूस फलन है तो ये क्या हो जाएगा, मैंने इसको इंटीग्रेशन में कन्वर्ट कर दिया, तो क्या हो गया 0 से इन्फानाइट, ये क्या हो गया आपका 2j प्लस 1 ऐसे का ऐसे, एक्सपोनेंशियल ऐसे का ऐसे, ये कंप्लीट टर्म ऐसे की ऐसे। अब जब यहाँ पे अपन ने इंटीग्रेशन किया तो किसके लिए किया है, घूर्णन सम्मिश्रण फलन के लिए, तो यहाँ पे क्या आएगा आपका dj आएगा, तो dj आ गया। अब ये वाली जो टर्म है जे प्लस 1, इसको मैं मान लेता हूँ क्या, x, क्या मान लेता हूँ x, इसका मैं मल्टीप्लाई करूंगा, क्या आएगा जे स्क्वायर प्लस जे इज इक्वल टू एक्स। इसका यदि मैं जे के रेस्पेक्ट में अवकलन करूं तो क्या आ जाएगा 2j प्लस 1, जे का क्या हो जाएगा dj, और इधर क्या हो जाएगा dx। अब देखो यहाँ पे 2j प्लस 1 और dj, 2j प्लस 1 और dj, मतलब मैं इस वाले की जगह और इस वाले की जगह क्या टर्म आ जाएगी आपकी dx किस लिए, अभी अपन इसका क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। तो देखो इंटीग्रेशन हो गया 0 से इन्फानाइट, एक्सपोनेंशियल आ गया ऐसे का ऐसे, ये वाला 2j प्लस 1 और dj तो क्या आ गया यहाँ पे, ये यहाँ से क्या आ गया dx आ गया। ये वाली टर्म बची, तो ये वाली टर्म देखो जे प्लस 1 क्या था, x था, तो यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, x लिख दिया, h कट स्क्वायर ऐसे का ऐसे, नीचे वाली टर्म क्या थी, ऐसे की ऐसे। इसका जब आपने अवकलन किया तो क्या होता है, किसके रेस्पेक्ट में अवकलन हो रहा है, x के रेस्पेक्ट में, तो एक्सपोनेंशियल के साथ जो बाकी टर्म है वो कहाँ जाएगी, नीचे जाएगी, तो माइनस का ये माइनस ऐसे का ऐसे एक्सपोनेंशियल x h नॉट, या फिर ये माइनस भी कहाँ जाएगा आपका, नीचे जाएगा, तो ये माइनस वापस ऊपर आएगा, तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो माइनस का x h कट स्क्वायर 8 पाई आई नॉट kt था, इसका अवकलन समाकलन किया तो ये x को छोड़ के बाकी सब टर्म का गई नीचे, तो ये वाला क्या आ गई, नीचे टर्म आ गई। इसको मैं वापस ऊपर लाऊंगा तो ये पलट जाएगी, तो ये क्या हो जाएगी आपके पास
ये हो जाएगी आपके पास 8 पाई स्क्वायर आई नॉट के टी अपॉन में एच कट स्क्वायर। और ये टर्म ऐसे की ऐसे। अब इसमें क्या लगाऊंगा मैं, लिमिट लगाऊंगा, तो जानते हो ई की पावर माइनस इन्फानाइट लगेगा तो माइनस इन्फानाइट आएगा, ई की पावर क्या आएगा माइनस 0 आएगा, और ई की पावर माइनस इन्फानाइट मतलब इन्फानाइट को ये माइनस में ले जा रहा है, इसका मतलब क्या 0, तो इसका ई की पावर 0 क्या होता है 1, तो ये क्या हो जाएगा 1, तो ये क्या हो जाएगा माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, जब ये प्लस हो जाएगा तो क्या आएगा 8 पाई स्क्वायर आई नॉट के टी अपॉन में एच कट स्क्वायर। तो ये आपका क्या कहलाएगा, जेड घूर्णन अवस्था में फलन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, जेड घूर्णन अवस्था में फलन। अब यदि इसमें भी ध्यान रखना, यदि आपको हाइड्रोजन एटम के लिए या एच के लिए बात करते हैं तो इसके लिए बात करते हैं तो क्या आता है, देखो यहाँ पे 3 वैल्यू आती है। कैसे, यदि एच में कितना होता है 1 इलेक्ट्रॉन रहता है तो 1 के लिए घूर्णन क्वांटम संख्या भी कितनी रहेगी 1 ही रहेगी, तो उसके लिए वैल्यू कितनी आएगी 2i+1 से कितनी आएगी 3 आएगी। तो कैसे आएगी, देखो यहाँ पे -1 0 और 1 क्या आएगी -1 0 और 1। अब ये -1 कब हो सकता है, जब या तो दोनों स्पिन क्या हो ऑपोजिट में हो, -1/2 और -1/2 में हो, तब क्या आएगा आपका -1 आएगा। 0 कब आएगा, जब एक पॉजिटिव हो और एक नेगेटिव हो, यानी इलेक्ट्रॉन पढ़ते हो तो इलेक्ट्रॉन की स्पिन क्या रहती है 1/2, या तो पॉजिटिव रहती है या नेगेटिव रहती है। तो यहाँ पे क्या होगा -1/2 -1/2, 0 के लिए क्या हो जाएगा -1/2 और +1/2, तो ये क्या आएगा 0 आएगा। और ये क्या है 1 है, इसका मतलब 1/2 दोनों क्या होनी चाहिए ऑपोजिट डायरेक्शन में, ऊपर वाली डायरेक्शन में, तो क्या आएगा 1 आएगा। तो इस तरीके से आप यहाँ तक लिख सकते हो। इसके बाद अपन क्या डिफाइन करेंगे, ऑर्थो और पैरा हाइड्रोजन करेंगे। उसमें केवल एक ही डिफरेंस है, क्या, एक तो ऑड नंबर का और एक इवन नंबर का, यानी जो घूर्णन क्वांटम संख्या जे की वैल्यू होती है वो एक में सम लेते हैं और एक में विषम लेते हैं। तो आप एक बार टॉपिक लगाइए, इसके बारे में अपन पहला कंप्लीट डेरिवेशन इसको लिख लेते हैं, फिर अपन क्या करते हैं ऑर्थो पैरा हाइड्रोजन को डिफाइन करेंगे। तो इसको लगाइए, आप टॉपिक लगाइए इसका। और फिर लिखिए टॉपिक लगाने के बाद हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन की तरह, जैसे जैसे मैं बोलता जाता हूँ, जैसे जैसे मैं बताता जाता हूँ, उसको आप नोट्स में लिख दीजिए। हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन की तरह प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन का भी चक्रण कोणीय संवेग, हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन की तरह, हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन की तरह प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन का भी चक्रण कोणीय संवेग, चक्रण कोणीय संवेग, या ये लिख लो कि ये होता है क्या s√s+1 और h कट। ये लाइन मैंने आपको लिखा दी है इसमें, तो वापस मत लिखना, ये लिख दो। क्या लिखना है कि इलेक्ट्रॉन की तरह प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन का भी चक्रण कोणीय संवेग s √s+1 h कट होता है। फिर लिखो नई लाइन में, जिससे नाभिकों में परिणामी कोणीय संवेग, जिससे नाभिकों में परिणामी कोणीय संवेग J = L+S होता है। जिससे नाभिकों में, यही जो मैंने लिखा रखा है यहाँ पे, यही वर्ड में थ्योरी में लिखवा रहा हूँ कि जिससे नाभिकों में परिणामी कोणीय संवेग J = L+S होता है, J = L+S होता है, और इसे नाभिकीय चक्रण कहते हैं, और इसे नाभिकीय चक्रण कहते हैं। अब आप यहाँ से लेकर ये लिख लो, फॉर्मूला आपने लिख दिया होगा, L और S लिख दो, क्या क्या है, नाभिकीय चक्रण कोणीय संवेग का परिमाण लिख दो, यानी यहाँ तक लिख दो। आप जो I की मैंने वैल्यू बता रखी है यहाँ तक लिखो। यहाँ तक लिख लो, फिर मैं लिखाता हूँ। इसकी थ्योरी में मैं इसके बाद ही लिखा दूंगा, ठीक है। लिखो, इसमें लिख दिया हो तो लिखो, इसमें चक्रण आई वाले नाभिक के, चक्रण आई वाले नाभिक के बाह्य क्षेत्र में, चक्रण आई वाले नाभिक के बाह्य क्षेत्र में 2i+1 अभिविन्यास संभव है। चक्रण आई वाले नाभिक के बाह्य क्षेत्र में 2i+1 अभिविन्यास संभव है।
चक्रण I वाले नाभिक के बाह्य क्षेत्र में 2I+1 अभिविन्यास संभव है, अर्थात चक्रण क्वांटम संख्या I के 2I+1 अर्थात चक्रण क्वांटम संख्या I के 2I+1 स्तर होते हैं। I के 2I+1 स्तर संभव है। यदि नाभिक की द्रव्यमान संख्या विषम हो तो I विषम पूर्णांक होगा। और यदि नाभिकों की द्रव्यमान संख्या सम हो तो I सम होगा। अब हम एक द्विपरमाणु कणों की कल्पना करते हैं, नई लाइन से लिखना। अब हम एक द्विपरमाणु कणों की कल्पना करते हैं जिसके गोनीय ऊर्जा स्तर का संबंध निम्न होता है। अब आप यहाँ से लेकर यहाँ से ये जो लिख रहा है गोनीय ऊर्जा स्तर का संबंध, यहाँ से लेकर कंप्लीट ये वाला और यहाँ तक लिख लीजिए। ये जो मैंने ग्रीन मार्कर बनाया है एंड तक, यहाँ से लेकर यहाँ ये वाला और यहाँ तक जेड घूर्णन तक। दो मिनट का टाइम देता हूँ, जल्दी लिख लीजिए इसे। ये जो आपको ये वाला नहीं दिख रहा हो तो ये क्या लिख रखा है, 8 है, ठीक है, 8 8 है। लिख दिया, चले आगे, लिख दिया हो तो।
करना कुछ नहीं है, ये दो फॉर्मूले, एक तो ये वाला याद रखना है, एक ये समीकरण फलन का याद रखना है, तो आप जेड घूर्णन आराम से निकाल सकते हो। फिर लिखो कि हाइड्रोजन अणु के, नेक्स्ट लिखो, हाइड्रोजन अणु के दो परमाणुओं के, हाइड्रोजन अणु के दो परमाणुओं के नाभिकों का चक्रण 1/2 होता है। हाइड्रोजन अणु के दो परमाणुओं के नाभिकों का चक्रण 1/2 होता है। हाइड्रोजन अणु के दो परमाणुओं के नाभिकों का चक्रण 1/2 होता है। इसलिए परिणामी कोणीय संवेग के लिए, इसलिए परिणामी कोणीय संवेग के लिए दो संभावनाएं प्राप्त होती है। इसलिए परिणामी कोणीय संवेग के लिए दो संभावनाएं प्राप्त होती है। बल्कि सामान्य हाइड्रोजन सामान्य ताप पर, बल्कि सामान्य हाइड्रोजन सामान्य ताप पर 3 भाग O हाइड्रोजन, 3 भाग O हाइड्रोजन, 3 भाग O हाइड्रोजन व 1 भाग P हाइड्रोजन से बना होता है। 3 भाग O हाइड्रोजन और 1 भाग P हाइड्रोजन से बना होता है। हाइड्रोजन अणु की बात करते तो क्या होता है, H2 होता है, तो उसमें क्या आएंगे 2, तो वही बात कर रहा है कि अपने पास ये जो स्टेट आ रही है वो कितनी आ रही है, आपके पास 3 आ रही है, उसकी वजह से वो 3 को डिफाइन कर रहा है। ठीक है, तो इतना तो आपको लिख दिया होगा। चले आगे, चले ये वाला लिख दो। ये वाला लिख दो। फिर इसमें यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे देखो इसे 3 तरह से संरचना दे रहा है, यानी अब इसमें अपन डिफाइन करेंगे कि ऑर्थो हाइड्रोजन कब होता है और पैरा हाइड्रोजन कब होता है। तो फर्स्ट लगा लो आप ऑर्थो हाइड्रोजन, क्या लगा लो, ऑर्थो हाइड्रोजन। ऑर्थो हाइड्रोजन, और इसमें लिखी है ऑर्थो हाइड्रोजन में, इसमें होता कुछ नहीं है कि जो इसमें ये J की वैल्यू आती है, घूर्णन क्वांटम नंबर आती है, वो क्या आते हैं, केवल विषम आते हैं। तो 135 आते हैं। इसका जो तरंग फलन आता है वो कैसा आता है, प्रतिसमित आता है। ठीक है, जैसे अपने पास फर्मियन और बोजन में अंतर था, उसी टाइप का कुछ ये थोड़ा सा है डिफरेंस। तो आप देख लो कि इसमें क्या क्या डिफरेंस आता है। लिखो इसमें, वे घूर्णन अवस्था जिनके लिए, वे घूर्णन अवस्था जिनके लिए J का मान विषम होता है, वे घूर्णन अवस्था जिनके लिए J का मान विषम होता है, J का मान विषम होता है, ब्रैकेट में लिख लेना J इज इक्वल टू 135 कॉमा डैश डैश डैश। वे घूर्णन अवस्था जिनके लिए J का मान विषम होता है, ब्रैकेट में लिखना J इज इक्वल टू 135 डैश डैश डैश, अर्थात घूर्णन तरंग फलन प्रतिसम्मित, अर्थात घूर्णन तरंग फलन प्रतिसम्मित, अर्थात घूर्णन तरंग फलन प्रतिसम्मित व चक्रण अवस्था सम्मित होती है। घूर्णन तरंग फलन प्रतिसम्मित व चक्रण अवस्था सम्मित होती है। घूर्णन तरंग फलन प्रतिसम्मित व चक्रण अवस्था सम्मित होती है। उनकी साम्यावस्था में प्रायिकता का मान अधिक होता है, उनकी साम्यावस्था में प्रायिकता का मान अधिक होता है, ऑर्थो अवस्था कहलाती है, ऑर्थो अवस्था कहलाती है। और जब हाइड्रोजन अणु के दो परमाणु के, और जब हाइड्रोजन अणु के दो परमाणु के
नाभिक का चक्रण एक ही दिशा में होता है और जब हाइड्रोजन अणु के दो परमाणुओं के नाभिक का चक्रण एक ही दिशा में होता है, एक ही दिशा में होने का मतलब क्या है, आपको पता है कि J की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, विषम। मान लो J इज इक्वल टू 1 लाना है अपन को, यानी कितनी अवस्था लानी है, 1 लानी है। तो 1 के लिए क्या होना चाहिए, जो दो हाइड्रोजन के परमाणु है 1 कब आएगा, जब वो दोनों एक ही डायरेक्शन में होंगे। कैसे, या इस डायरेक्शन में होंगे या तो ऊपर वाली डायरेक्शन में होंगे तब 1 आएगा, यदि नीचे वाली में होंगे तो -1 आएगा। बट आना कितना चाहिए, 1। यदि अपन यहाँ पे बात करें किसकी, ऑर्थो हाइड्रोजन की, तो क्या क्या देखा इसमें, तरंग फलन कैसा, प्रतिसमित, प्रायिकता का मान अधिक। और यहाँ पे जो आपका जो Z गुणन आएगा इसके लिए वो क्या आएगा, जो इसका जो Z गुणन आएगा वो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ये आएगा सिग्मा। और J की वैल्यू कितनी, 1 3 5। बाकी फॉर्मूला तो सेम ये का यही रहेगा, 2J + 1 एक्सपोनेंशियल -JJ+1 h कट स्क्वायर 8 पाई स्क्वायर I0 KT। ठीक है, ये फॉर्मूला यही रहेगा। तो ये आपका क्या आ जाएगा, Z गुणन आ जाएगा। तो इसको भी आप लिख लेना, फॉर्मूला किसके लिए लिखा है, ये ऑर्थो हाइड्रोजन के लिए। किसके लिए लिखा है, ऑर्थो हाइड्रोजन के लिए। याद कुछ नहीं रखना, केवल J का मान विषम और सम होता है। यदि J की वैल्यू आप दोनों को कॉमन रूप से रखते हो, यदि अलग अलग कर देते हो तो क्या होंगे, दो टाइप से ये डिफाइन हो जाती है, एक ऑर्थो हाइड्रोजन, एक पैरा हाइड्रोजन। इसमें लिखो पैरा हाइड्रोजन में। अब देखो जो जो इसमें लिखा है उसका ये क्या होगा, सेम ऑपोजिट होगा बिल्कुल। यदि J यहाँ पे कितना था, विषम संख्या में था, तो यहाँ पे J कितना आ जाएगा, सम संख्या में आ जाएगा, 0 2 4 6 इस टाइप से। और यदि आप जानते हो कि वहाँ पे कौन सी अवस्था में, यानी जो इस दो परमाणु हाइड्रोजन के दोनों परमाणु होंगे कैसे होंगे, 0 लाना है। 0 का मतलब क्या, आपको विपरीत दिशा में होने चाहिए। इसमें क्या था, सेम डायरेक्शन में होते थे। इसमें प्रायिकता का मान क्या होगा, कम होगा। और इसका जो Z गुणन आएगा वो क्या आएगा, इसका जो Z गुणन आएगा वो सिग्मा J = 0 2 4 इस टाइप से आएगा, 2J + 1 एक्सपोनेंशियल। और फिर क्या होगा आपके पास, माइनस का J + 1 h कट स्क्वायर और 8 पाई स्क्वायर I0 KT, यह आएगा। ठीक है, ये आपका क्या आ जाएगा, Z गुणन आ जाएगा। तो इसके बारे में मैं लिखा देता हूँ पहले थ्योरी। पैरा हाइड्रोजन लगाइए आप, ये फॉर्मूला लिख दिया होगा, तो पैरा हाइड्रोजन लगाओ, B पैरा हाइड्रोजन। और इसमें लिखो वे घूर्णन अवस्था जिनके लिए J का मान सम प्राप्त होता है, वे घूर्णन अवस्था जिनके लिए J का मान सम प्राप्त होता है, ब्रैकेट में लिख लेना, J = 0, 2, 4 डैश डैश डैश, 0, 2, 4 डैश डैश डैश। अर्थात घूर्णन तरंग फलन का सममित तथा चक्रण, या तरंग फलन लिख लो आप, घूर्णन तरंग फलन का, या तरंग ऐसे लिखो, घूर्णन तरंग फलन सममित तथा चक्रण अवस्था प्रतिसम्मित होती है। घूर्णन तरंग फलन सममित तथा चक्रण अवस्था प्रतिसम्मित होती है। इस अवस्था की प्रायिकता कम होती है, इस अवस्था की प्रायिकता कम होती है, इस अवस्था की प्रायिकता कम होती है। इसे पैरा अवस्था कहते हैं, इसे पैरा अवस्था कहते हैं, इसे पैरा अवस्था कहते हैं। और इसमें नाभिक का चक्रण विपरीत दिशा में होता है,
और इसमें नाभिक का चक्रण विपरीत दिशा में होता है, और इसमें नाभिक का चक्रण विपरीत दिशा में होता है। तो देखो, यदि आपको टोटल जेड घूर्णन लिखना है तो क्या लिखोगे बताओ? यदि आपको टोटल जेड घूर्णन लिखना है तो क्या करोगे? दोनों को ऐड करोगे। पहले तो ये फॉर्मूला लिख दो, जो ऑर्थो में तो लिख दिया, वो पैरा में लिख दो, ये वाला। और यदि आपको जेड घूर्णन टोटल लिखना हो तो आप कैसे लिखोगे? दो टर्म में आएगा। कैसे? सिग्मा जे इज इक्वल टू कौन सा? 135, ये क्या आ जाएगा आपका? 2j + 1 एक्सपोनेंशियल माइनस जे प्लस 1 h कट स्क्वायर 8 पाई स्क्वायर I0 KT, ये आएगा। ऐसे ही दूसरा क्या आ जाएगा? जेड सिग्मा इज इक्वल टू J0 to 4 और एक्सपोनेंशियल माइनस का जे प्लस 1 h कट स्क्वायर अपॉन में 8 पाई स्क्वायर I0 KT, ये आएगा। तो ये आपका क्या आ जाएगा? ऑर्थो और पैरा को दोनों को मिलाएंगे तो क्या बनेगा? टोटल घूर्णन फलन बनेगा। तो इसको लास्ट में लिख लेना, दोनों को ऐड करके। अब आपके पास एक छोटा सा डिफरेंस भी है, ऑर्थो और पैरा हाइड्रोजन में जो अंतर होता है उसको भी अपन करेंगे, क्योंकि वो भी आपके कई बार एग्जाम में आ चुका है और कई बार पूछे जाने के चांस है कि ऑर्थो और पैरा हाइड्रोजन में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो अपन देखते हैं किसके? ऑर्थो और पैरा हाइड्रोजन का अंतर को। तो ये देखो, आपका ऑर्थो और पैरा हाइड्रोजन में डिफरेंस है, डिफरेंस बिटवीन द ऑर्थो हाइड्रोजन एंड पैरा हाइड्रोजन। तो देखो, इसमें समझो जो मैंने वैसे आपको थ्योरी में लिखा है वो इसका डिफरेंस था। मैंने देखो इसमें फर्स्ट क्या दिया है? घूर्णन तरंग फलन, यानी जो उसका रोटेशनल वेव फंक्शन होगा वो कैसा होगा? तो वो जैसा होगा इसमें बताया है। जो ऑर्थो हाइड्रोजन में है वो तो क्या है आपका? प्रतिसमित यानी एंटी सिमेट्रिक। कैसा? प्रतिसमित यानी एंटी सिमेट्रिक। ये कैसा है आपका? सममित है यानी सिमेट्रिक है। यानी प्रतिसमित का मीनिंग, यदि कोई x का फंक्शन है उसको यदि आप -x से रिप्लेस करोगे तो वो माइनस क्या आ जाता है? बाहर आ जाता है। सममित का मीनिंग क्या है? यदि कोई x का फंक्शन है उसमें यदि आप -x करते हो तो वो क्या होता है? माइनस, वहां से कुछ फर्क नहीं पड़ता। यानी एक तरह से आप, मैं कह सकता हूँ ऐसे में हाथ रखूँ तो ये क्या है? सममित है। बट मैं यहाँ ऐसे रखूँ तो ये क्या है? सममित नहीं है। तो क्या ये असममित है? तो वही सेम कंसेप्ट है। घूर्णन तरंग फलन क्या होगा इसका? प्रतिसम्मित होगा और सम्मित होगा। जस्ट इसका ऑपोजिट होगा, वो क्या होगी? चक्रण अवस्था होगी। वो क्या होगी? इसकी चक्रण अवस्था होगी। चक्रण अवस्था यदि इसमें क्या है? सिमेट्रिक है और इसमें क्या है? एंटी सिमेट्रिक है। कैसे? चक्रण अवस्था आप जानते हो, मैंने अभी पार्टिकल बनना बताया था आपको, जिसमें क्या था आपके पास? 3 अवस्थाएं मिलती थी। यदि दोनों -1/2 -1/2 है तब क्या देगा 1, या दोनों +1/2 1/2 तब क्या देगा 1। तो इस अवस्था में ये क्या होगा? ऑर्थो हाइड्रोजन। यदि प्रतिसम्मित होता है, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो स्पिन कितना आएगा? 0। तो वो क्या होगा? P। और इसके लिए पता है आपको, पता है J की वैल्यू कितनी आती है? 0। इसके लिए कितनी आती है? J की वैल्यू 1। तो उसके हिसाब से चक्रण क्या होगा? सम्मित होगा और प्रतिसम्मित होगा। घूर्णन क्वांटम संख्या आप जानते हो, अभी मैंने लिखा है कि J = विषम आती है 135 इसमें आती है यानी ऑड, और इवन आती है किसमें? J = 0 to 4। प्रायिकता का मान क्या होता है? इसमें अधिक होता है, इसमें कम होता है, ये भी आप जानते हो। फिर स्थायित्व जस्ट इसका उल्टा, ये कम और वो अधिक। ऐसी नाभिकीय चक्रण, तो नाभिकीय चक्रण एक तरह से क्या है आपका? जो समांतर, यानी नाभिकीय चक्रण कैसा है? इसमें आप बोल सकते हो कि जो मैंने इस तरीके से पार्टिकल भरे थे, ये वाला और एक था आपके पास ये वाला, तो ये क्या है? दोनों सम्मित है, यानी दोनों क्या है? समांतर है। ये दोनों समांतर है, बट ये कैसा है? विपरीत है। तो सेम वही हो जाएगा। नाभिकीय चक्रण क्या होगा? यहाँ पे तो समांतर आएगा जब भी वो 1 देगा, यदि यहाँ पे प्रति समांतर आएगा तभी वो क्या देगा? 0 देगा। अभ्रष्टता कितनी होती है? इसकी 3 होती है और इसकी कितनी होती है? 1 होती है। अभ्रष्टता मतलब डीजेनरेसी, यानी कितने पॉसिबल मान इसके संभव होते हैं। घूर्णी संवितरण फलन जो अपन ने लिखा है वही लिखा है, जो आपका फाइनल फॉर्मूला है वो भी लिख सकते हो, e⁻ei/KT भी लिख सकते हो, इससे कोई भी फर्क नहीं आएगा। तो अपन डिफरेंस बनाओ, आपके जो कॉपी में है उसमें लिखो और ऐसी टेबल बनाओ इसके 3 भाग में। फर्स्ट क्रम संख्या, फिर अंतर का आधार, फिर ऑर्थो हाइड्रोजन और फिर पैरा हाइड्रोजन। ऐसे टेबल बनाओ, फिर मैं जैसे जैसे बोलते जाता हूँ उसमें लिखो। तो देखो, इसमें लिखना कुछ नहीं है,
क्या करना है आपको, सिंपल वर्ड में लिख लेना, क्योंकि एग्जाम में जो मैंने लिखा इस तरीके से इतना शॉर्ट भी नहीं लिखना आपको। फर्स्ट क्या है, अंतर का आधार, तो इसमें क्या लिखना है, लिख लो। चलो मैं लिखा देता हूँ आपको। बनाओ, टेबल बनाओ, ये केवल खाली टेबल बनाना, अंतर का आधार लिखो। फर्स्ट लिखो क्रम संख्या, उसमें फर्स्ट लिखो अंतर का आधार में घूर्णन तरंग फलन। फर्स्ट लिखो घूर्णन तरंग फलन। फर्स्ट लिखो घूर्णन तरंग फलन। फिर ऑर्थो हाइड्रोजन में लिखो, इसमें तरंग फलन प्रतिसम्मित होता है। इसमें तरंग फलन प्रतिसम्मित होता है। इसमें तरंग फलन प्रतिसम्मित होता है। और पैरा में लिखो, इसमें तरंग फलन सम्मित होता है। और पैरा में लिखो, इसमें तरंग फलन सम्मित होता है। फिर दूसरा लिखो चक्रण अवस्था। दूसरा लिखो चक्रण अवस्था। ऑर्थो हाइड्रोजन में लिखो, इसमें चक्रण अवस्था सम्मित होती है। इसमें चक्रण अवस्था सम्मित होती है। ऑर्थो हाइड्रोजन में लिखो, इसमें चक्रण अवस्था सम्मित होती है। और पैरा में लिखो, इसमें चक्रण अवस्था प्रतिसम्मित होती है। और इसमें चक्रण अवस्था प्रतिसम्मित होती है। थर्ड लिखो घूर्णन क्वांटम संख्या। थर्ड लिखो घूर्णन क्वांटम संख्या। ऑर्थो हाइड्रोजन में लिखो, इसकी घूर्णन क्वांटम संख्या विषम होती है। ऑर्थो हाइड्रोजन में लिखो, इसकी घूर्णन क्वांटम संख्या विषम होती है। और ब्रैकेट में लिख लेना J = 135 -- इसकी घूर्णन क्वांटम संख्या विषम होती है। ब्रैकेट में लिख लेना J = 135 -- फिर पैरा में लिखो, इसकी घूर्णन क्वांटम संख्या सम अवस्था में होती है। इसकी घूर्णन क्वांटम संख्या सम होती है। ब्रैकेट में लिख लो J = 0 to 4 -- फिर लिखो प्रायिकता का मान। 4 पॉइंट लिखो प्रायिकता का मान। ऑर्थो हाइड्रोजन में लिखो, इसमें प्रायिकता का मान अधिक होता है। इसमें प्रायिकता का मान अधिक होता है। इसमें प्रायिकता का मान अधिक होता है। और पैरा हाइड्रोजन में लिखो, इसमें प्रायिकता का मान कम होता है। इसमें प्रायिकता का मान कम होता है। फिर लिखो स्थायित्व। फिर लिखो स्थायित्व। इसमें लिखो ऑर्थो हाइड्रोजन में, इसका स्थायित्व कम होता है। इसका स्थायित्व कम होता है। इसका स्थायित्व कम होता है। और पैरा में लिखो, इसका स्थायित्व अधिक होता है। और इसका स्थायित्व अधिक होता है। नेक्स्ट लिखो नाभिकीय चक्रण। नेक्स्ट लिखो नाभिकीय चक्रण। ऑर्थो में लिखना, इसका नाभिकीय चक्रण समांतर अवस्था में होता है। इसका नाभिकीय चक्रण समांतर अवस्था में होता है। इसका नाभिकीय चक्रण समांतर अवस्था में होता है। और पैरा में लिखना, इसका नाभिकीय चक्रण प्रति समांतर या विपरीत अवस्था में होता है। इसका नाभिकीय चक्रण विपरीत या प्रति समांतर अवस्था में होता है। नेक्स्ट पॉइंट लगाओ अपभ्रष्टता, डिजनरेसी। डिजनरेसी में लिखो, ऑर्थो हाइड्रोजन की अपभ्रष्टता 3 होती है। इस ऑर्थो में लिखो, इसकी अपभ्रष्टता 3 होती है। और पैरा में लिखो, इसकी अपभ्रष्टता 1 होती है। इसकी अपभ्रष्टता 1 होती है। फिर लिखो नेक्स्ट घूर्णी संवितरण फलन। नेक्स्ट लिखो घूर्णी संवितरण फलन। फिर लिखो घूर्णी में Z = सिग्मा 135 2J + 1 e⁻⁻180। ये तो ऐसे का ऐसे लिख लो, ठीक है, दोनों ही।
तो ये आपके एक छोटा सा टॉपिक था ऑर्थो पैरा हाइड्रोजन। तो कई बार एग्जाम में पूछा गया है और कई बार इसका डिफरेंस तो काफ़ी बार पूछा गया है एग्जाम में। तो आप इसको याद, आपकी हर टर्म आपको पता लग गई होगी। प्रतिसम्मित क्या होता है, सम्मित क्या होता है, ये क्या है, चक्रण अवस्था कैसे सम्मित है, कैसे प्रतिसम्मित है, ये नंबर है, ये नंबर आपको ध्यान रखने पड़ेंगे। इसका कोई कंसेप्ट नहीं है कि जे इज इक्वल टू जब विषम लेते हैं तो कौन सा ऑर्थो होगा, विषम लेते हैं तो कौन सा होगा, पैरा होगा। बाकी प्रायिकता का मान इसमें अधिक होता है, उसमें क्या होता है, कम होता है। इसमें क्या स्थायित्व कम है और ये अधिक है। फिर क्या, नाभिक का चक्रण आप जानते हो कैसे, मैंने भर के बता दिया। और अब पृष्ठा जानते हो और फॉर्मूला जानते हो, ठीक है। तो फिर आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ। तो ये आपका ऑर्थो और पैरा हाइड्रोजन कंप्लीट हो गया। अब अपन इस यूनिट में एंडिंग की और ही है, इसका एक डेरिवेशन और बच रहा है तापायनिक उत्सर्जन से रिलेटेड। वो डेरिवेशन करती आपकी यूनिट क्या हो जाएगी, एंड हो जाएगी। और इसी के साथ हम स्टैटिक्स को अलविदा कहेंगे, ठीक है। आप सभी को धन्यवाद।